नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे अपनी जो पॉलिटी से रिलेटेड चल रही है, संविधान की आपकी अगली कक्षा, जिसमें हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखेंगे अपना पहला प्रश्न, महाभियोग अनुच्छेद 61 लगाकर पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, इसके द्वारा किसे अपने पद से हटाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो पद है वह संविधान के अनुच्छेद 52 यानी कि 52 में वर्णित किया गया है कि कार्यपालिका का एक प्रधान होगा जो कि राष्ट्रपति के नाम से जाना जाएगा, और राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है उसके कार्यकाल के पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पूर्व होने के पहले यदि राष्ट्रपति को संवैधानिक तरीके को संविधान को सही तरीके से नहीं चला पा रहा है, देश को नहीं अच्छे से चला पा रहा है, तो उसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा भी हटाया जा सकता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो इस तरीके से आपने दो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेदों को याद रखा कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। जो भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें उनके पद की शपथ, पद की गोपनीयता और भारत की रक्षा सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा करने के लिए जो शपथ दिलाई जाती है वह देश के प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यहाँ प्रधान का अर्थ है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के पद की शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किया गया है। 61 में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से हमने 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी रिकॉल किए और इसके साथ साथ हमने नए क्वेश्चंस को भी सीखा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा अपने त्याग पत्र से संबोधित किया जाता है। जो राष्ट्रपति है वह अपने द्वारा जो त्याग पत्र है, यदि वह समय से पूर्व स्वयं ही नहीं चाहता है कि वह राष्ट्रपति पद पर रहे और वह उस पद को छोड़ना चाहता है, तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा, किसे संबोधित करेगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। देखिए, याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा, और यदि यही कंडीशन उपराष्ट्रपति के साथ होती है तो वह भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। तो दोनों ही कंडीशन में यदि राष्ट्रपति को पद छोड़ना है तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा, और उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना है तो वह राष्ट्रपति को पद देगा। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद आपके खाली हों। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। जो भारतीय तीनों सेनाएं हैं यानी कि जल, थल और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का जो कमांडर या सर्वोच्च अधिकारी होता है वह होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सेनापति होता है, और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा भंग तथा मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, या दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन गठित कर सकता है, कौन बुला सकता है? तो याद रखेंगे कि लोकसभा या राज्यसभा, कोई ऐसा विधेयक आया है, कोई ऐसा बिल आया है, कोई ऐसी योजना आई है, या किसी भी कार्य को लेकर के यदि लोकसभा और राज्यसभा यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन के बीच में यदि किसी स्थिति को लेकर गतिरोध पैदा होता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक से एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और वह यह संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत वह संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, और इस संयुक्त अधिवेशन को 108 के तहत बुलाने के बाद यदि राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग भी कर सकता है, यदि लोकसभा का कार्यकाल क्योंकि 5 वर्ष होता है
और यदि लोकसभा किन्हीं कारणों अच्छे से नहीं चल पा रही है तो राष्ट्रपति यदि चाहे तो लोकसभा को भंग भी कर सकता है, और ऐसा वर्णन अनुच्छेद 85 में किया गया है। बात आती है कि यदि भारत का कोई भी ऐसा नागरिक है जिसने कोई जघन्य अपराध किया है या कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उसे मृत्युदंड की सजा दे दी गई है, तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसकी इस क्षमा को उसकी इस मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। लेकिन यहाँ क्षमा करने से यह मतलब नहीं है कि अब उस व्यक्ति को कोई भी सजा भुगतनी नहीं पड़ेगी। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान प्राप्त करने का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो अनुच्छेद 72 के तहत, देखिए मैं बहुत ही इत्मीनान से बता रही हूँ और बढ़िया होगा कि अगर आप अपने नोट्स में भी नोट करते रहें कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 72 के तहत ऐसा लिखा है कि राष्ट्रपति किसी भी ऐसे नागरिक को मृत्युदंड में क्षमा कर सकता है जो भारत के लिए आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता हो। जैसे हम कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक ने अगर कोई अपराध कर दिया है और उसे मृत्युदंड की सजा दे दी गई है, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा को क्षमा कर सकता है। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि अब उसे कोई सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी, वरन वह उसकी क्षमा का मतलब है उसकी सजा को परिवर्तित कर सकता है। अब उसे मृत्युदंड के अलावा हो सकता है 10 साल की सजा दे दी जाए, 20 साल की सजा दे दी जाए, या कुछ जुर्माना भरने को कह दिया जाए। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि वह अपनी गलती को महसूस कर चुका है तो उसका जीवित रहना भारत के आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ ऐसी खोज करे जिससे भारत को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो। कोई वैज्ञानिक है, कोई लेखक है या कोई प्लेयर है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, हो सकता है वो आगे जा कर के भारत को ओलंपिक में बहुत सारे पदक दिला सकता हो, तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो उनकी मृत्युदंड को परिवर्तित करके अन्य सजा में बदल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि अब उसे कोई भी सजा भुगतनी नहीं पड़ेगी, और ऐसा कुछ सीमित लोगों के ही साथ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप आम नागरिक हैं और आपके साथ ये प्रावधान किया जाएगा। अगर आप कोई विलक्षण प्रतिभा रखते हैं जो भारत के आने वाले भविष्य के लिए काम आ सकती है, तो राष्ट्रपति ऐसा निर्णय ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल चुके हैं, तो भारत में एकमात्र ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जो न्यायाधीश पद पर होते हुए भी राष्ट्रपति के कार्य को भी संभालते रहे हैं, तो वह हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र न्यायाधीश और राष्ट्रपति रहे हैं, यानी न्यायाधीश का भी कार्य किया है और राष्ट्रपति पद पर भी कार्यभार संभालते रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? तो देखिए, संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बहुत आराम से समझेंगे। सबसे पहले जान लेंगे कि संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद 79 में, और इसके बाद लोकसभा का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का वर्णन किया गया है 80 में। इसे अगर हम सीरियल से याद करना चाहें तो संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में वर्णित की गई है, यानी कि अनुच्छेद 79, 80 और 81। इसके तहत जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उनमें संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके साथ साथ जो विधानसभाएं हैं जैसे दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। याद रखेंगे, निर्वाचित सदस्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह अन्य लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, विधायकों सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, सांसदों के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं, क्योंकि उनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे नीलम संजीव रेड्डी 1977, यानी कि 1977 में। भारत में अभी तक एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं और वह हैं नीलम संजीव रेड्डी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये वह सभी प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
तो अभी अभी मैंने आपको बताया, आप फिर से रिकॉल करेंगे कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 79 में। देखिए, अगर आप मुझसे डेली जुड़े रहते हैं तो यकीन मानिए धीरे धीरे करके आपका संविधान एक दिन इतना मजबूत हो जाएगा कि कहीं से भी प्रश्न डाल दिया जाए आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, 79 में। अब राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पदेन सभापति नियुक्त किया जाता है और इसीलिए यह सदन की कार्यवाही में भाग तो लेते हैं लेकिन इन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि यह जो है राज्यसभा सदस्य के रूप में भाग लेते हैं। अगला देखेंगे, सॉरी थोड़ा यहाँ से समझ लीजिएगा एक चीज़ और, कि जो उपराष्ट्रपति है उसका जो वेतन भत्ते वगैरह हैं यह उसे किस रूप में मिलते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। जो योजना आयोग है या राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है। सबसे पहले जानेंगे कि योजना आयोग क्या है। तो भारत में 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का निर्माण किया गया था। इस योजना आयोग के द्वारा भारत में प्रतिवर्ष पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाती थी और इन योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, जिसके द्वारा इन योजनाओं को कह सकते हैं अनुमोदित किया जाता था या पूर्ण तरीके से लागू करने के लिए कि हाँ ये योजनाएं पूरी तरीके से सही है। तो योजना आयोग के द्वारा योजनाएं बनाई जाती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा उनका अनुमोदन किया जाता था और इन दोनों ही परिषदों का जो अध्यक्ष है वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में आपकी योजना आयोग की जगह पर कौन सी संस्था कार्य कर रही है, तो नीति आयोग, और जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पर हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ों को अपने नोट्स में ज़रूर नोट करते रहें और अगर आप लगातार श्रृंखला से जुड़े रहेंगे तो आपका पूरा संविधान कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनीत करता है। जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा में और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लेकिन इस चीज़ को अब आप क्या करेंगे, दूसरे तरीके से याद करेंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, क्योंकि वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन करके यह निश्चित किया गया है कि अब कोई भी सदस्य मनोनीत लोकसभा में नहीं किया जाएगा। तो सभी सदस्य कैसे होंगे, निर्वाचित होंगे। मनोनयन की प्रक्रिया अब समाप्त कर दी गई है किस संविधान संशोधन के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहले कितने सदस्य कर सकते थे, तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान न्यायवादी व उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। देखो, जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि जितने भी हमारे दूत होते हैं विदेश में भेजे जाते हैं, जिनको कह सकते हैं एक प्रकार से विदेश मंत्री वगैरह, इनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान न्यायवादी, उच्चतम न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। और जिसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा में 250 और लोकसभा में कुल 552 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। अगला देखेंगे, राज्यसभा है तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद जो है
रिटायरमेंट होते रहते हैं, लेकिन यह राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो आप याद रखेंगे कि राज्यसभा का नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा या लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है। राज्यसभा और लोकसभा के जो सत्र आयोजित होते हैं, वर्ष में लगभग 3 सत्र आयोजित होते हैं, और इन तीनों सत्रों में से जो 2 सत्र हैं उनमें से अधिकतम कितना गैप हो सकता है, तो 6 माह से अधिक गैप नहीं हो सकता है। अगला देखेंगे, राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा की कोरम या गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो यदि लोकसभा आपकी आयोजित कर ली गई है, लोकसभा में सभी सदस्य आकर के बैठ गए हैं और अब क्या करना है, उसकी शुरुआत करनी है, बैठक का आगे बढ़ाना है, लोगों को सुनना है और उनकी समस्याओं का निस्तारण करना है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा, तो कम से कम कितनी सदस्य संख्या लोकसभा में उपस्थित होनी चाहिए। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य यदि लोकसभा में उपस्थित हैं तो उस दिन कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है, और अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है तो लोकसभा नहीं चल पाएगी। अगला देखेंगे, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और जिसकी अध्यक्षता स्वयं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी कि लोकसभा स्पीकर। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। यदि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है किसके द्वारा, तो देखिए वही प्रश्न है, किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस संबंध में अंतिम निर्णय कौन देता है। तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो अंतिम निर्णय है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो आपका धन विधेयक है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है, और धन विधेयक आपका यह धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है, मतलब कार्य को पूरी तरीके से रोक देना है, इस तरीके के जो प्रस्ताव होते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव, ये किसके द्वारा पेश किए जाते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुमति देता है तो कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अगला देखेंगे, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को देश स्वतंत्र हुआ, संविधान लागू किया गया 50 में, और उसके 2 वर्ष बाद यानी कि 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हो चुका था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे, तो जो प्रथम लोकसभा हमारी 1952 में बनी थी उसके अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मवलांकर। देखिए पूरा नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है हम शॉर्ट फॉर्म याद रखते हैं और अगर पूरा नाम दे दिया जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो GV मवलांकर, कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा GV मवलांकर। तो गणेश वासुदेव मवलांकर या अनंत, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत शयनम आयंगर, अनंत शयनम आयंगर, अनंत शयनम आयंगर। देखिए मैं 2 से 3 बार बोलती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अगला है, महत्वपूर्ण अधिकारियों को वेतन दिया जाता है। जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं उनको वेतन कहाँ से दिया जाता है, जैसे आपके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इनको वेतन कहाँ से प्राप्त होता है, तो भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से जो भी आपके पदाधिकारी हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं उन्हें वेतन प्रदान किया जाता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, जो भारत सरकार है उसका विधिक या कानूनी अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान न्यायवादी। और भारत के महान न्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होगा। संशोधन प्रक्रिया निहित है भारतीय संविधान में। कई बार बता चुकी हूँ कि हमारे भारत के संविधान को उधार का थैला की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें
काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अन्य देशों के संविधान से ली गई हैं। इसके पहले की भी वीडियो में मैंने बताया था कि भारत के संविधान को बनाने के लिए BR अम्बेडकर के द्वारा कुल 61 देशों के संविधान का, अन्य व्यक्तियों के द्वारा अन्य देशों के संविधान का, बहुत ही सारे देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान को बनाया गया। और उसके बाद भी इसमें जो भी कमियां लगी तो उसे सही करने के लिए अन्य देशों से हमने जिन प्रक्रियाओं को देखा, समझा, उन्हें अपने संविधान में लाने के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया कि हम संविधान में संशोधन करके इस चीज़ को भी ऐड करते हैं। तो इस संविधान संशोधन प्रक्रिया को सबसे पहले तो हमने अपनाया कहाँ से है, तो दक्षिण अफ्रीका से अपनाया है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 368 में। अगला देखेंगे, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है। जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, इसमें न्यायाधीशों की जो कुल संख्या होती है वह होती है 31, 30 + 1, यानी कि 30 जो है आपके न्यायाधीश होते हैं और एक जो होते हैं वह आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो 31 कुल मिलाकर के न्यायाधीशों की संख्या होती है। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। वर्तमान में विधान परिषद हैं, जो विधान परिषद हैं वह कुल कितने राज्यों में है? तो विधान परिषद भारत के कुल 6 राज्यों में है, जिसमें है आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे होंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको देखने में जो है बोरियत महसूस होगी, इसलिए मैं क्वेश्चंस को यहीं पर अभी थोड़ी देर के लिए रोकती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको देखिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप इस तरीके से रिवीजन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा और अभी तक अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सब मिल कर के एक सब्सक्राइबर भी बढ़वाएंगे तो भी इस चैनल को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा सहयोग ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। इसी तरह पढ़ाई में निरंतरता से लगे रहिए। अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।